हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पीपल पार्टिसिपेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। लास्ट क्लास में मैंने डिफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इवन इन इंडिया कि लोगों ने किस तरीके से फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए अपने स्टेप्स लिए, यानी कि उन्होंने किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सबसे बढ़िया और सबसे पहला जो एग्जांपल है इन 1734 ईयर 1731 सॉरी 31 ईयर में 1731 में, राइट, जोधपुर द किंग ऑफ जोधपुर, राइट, आस्क्ड टू हिज मिनिस्टर, राइट, टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू प्लेस एंड ही नीडेड द वुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट न्यू प्लेस। 1731 में किंग ऑफ जोधपुर ने, राइट, अपने मिनिस्टर को कहा कि मुझे एक नया प्लेस जो है कंस्ट्रक्ट करना है और उसके लिए काफ़ी सारी लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। और वहाँ पे 1731 में जोधपुर के किंग ने, राइट, मिनिस्टर को और अपने वर्कर्स को जंगलों में भेज दिया लकड़ी काटने के लिए, राइट। तो वहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी के लोग रहते थे। उस बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों में एक वुमेन थी जिसका नाम था अमृता देवी बिश्नोई, बिलोंग्स टू दैट बिश्नोई कम्युनिटी। बिश्नोई कम्युनिटी नेचर के साथ को एग्जिस्टेंस मेंटेन करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती आई है सेंचुरीज से। तो अमृता देवी बिश्नोई एंड उसकी जो 3 डॉटर्स थी, उन्होंने जो है वहाँ पे जैसे ही वो वर्कर्स, राजा के वर्कर्स जो है वहाँ पे उस पेड़ को काटने के लिए आए, तो उन चारों ने दे हग देम, यानी कि ट्रीज को जो है पकड़ लिया और उनसे बोला, किंग द वर्कर ऑफ किंग से बोला कि कट मी फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। तो डॉटर्स ऑफ अमृता देवी और अमृता देवी ने उस पेड़ को टाइटली पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन वर्कर से बोला कि पहले हमें काटिए इन पेड़ों को काटने से पहले। तो वर्कर्स ने कुछ ऐसे ही किया। वर्कर्स ने जो है अमृता देवी एंड उसकी तीनों डॉटर्स, इवन हंड्रेड्स ऑफ बिश्नोई भी वहाँ पे उस फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए उन पेड़ों के साथ चिपक गए। और उसके बाद उन वर्कर्स ने उन पेड़ों के साथ उस बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों को और अमृता देवी बिश्नोई को पेड़ों के साथ ही कट कर दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करेज था बिश्नोई कम्युनिटी का फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, अमृता देवी जो कि बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी इन जोधपुर एरिया, एंड हर 3 डॉटर्स विद हंड्रेड्स ऑफ अदर बिश्नोई sacrifices their life, जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इज दैट क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट, अमृता देवी बिश्नोई की याद में अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड बनाया, जो कि ऐसे लोगों को दिया जाता है फॉर इंडिविजुअल और कम्युनिटी के लिए दिया जाता है फ्रॉम रूरल एरिया, जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं एंड दैट हैव शो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन टू प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। तो इसके चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड तैयार किया ऐसे लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये इससे रिलेटेड कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है, दिस इन्फॉर्मेशन इज मोर देन इनफ विच इज रिलेटेड टू द बिश्नोई कम्युनिटी, राइट। इसके बाद बात करते हैं चिपको मूवमेंट की। चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ 1974 में स्टार्ट हुआ, राइट, और इस मूवमेंट के लिए हमारी कंट्री को, राइट, पूरे वर्ल्ड में जाना गया चिपको मूवमेंट के लिए, और पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज ने हमारी इस मूवमेंट के लिए हमारी तारीफ भी की, राइट। यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन ने इस मूवमेंट के लिए हमारी तारीफ की। और यहाँ पे जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई वो टिहरी गढ़वाल रीजन जिसको आप बोलते हो, तो हिमालय की रेंज में है ये टिहरी रीजन। वहाँ पे, राइट, 2 पर्सन जिसका नाम था headed by this Chipko movement, first time headed by
चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा ने इस चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो जिस चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन मार्च 1974, ये याद रहे आपको, दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम, इन गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोपेश्वर एक जगह है, वहां से ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई। इस चिपको मूवमेंट का अल्टीमेट एम था फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। आर यू गेटिंग नोट? फ्रॉम द एक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, वहां पे कुछ लकड़ी को काटने वाले यानी कि जंगलों को काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए। उन्होंने फॉरेस्ट को काटना जैसे ही स्टार्ट किया, वैसे ही यहां पे गोपेश्वर चमोली डिस्ट्रिक्ट के दो लोग, जिसका नाम था चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। तो चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जो है, राइट, स्टार्टेड टू हगिंग द ट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्री फ्रॉम द एक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसी के साथ काफी सारे लोगों ने उनको फॉलो किया और वहां पे ट्री को हग करना स्टार्ट किया और कहा कट मी फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। तो इस तरीके से हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया मार्च 1974 में, राइट। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जिनका नाम था चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। और धीरे धीरे चिपको मूवमेंट पूरे देश में फैल गया। स्टार्ट हुआ ये टिहरी से और ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे देश में फैल गया ये जो मूवमेंट है। तो स्टार्टेड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्री, राइट, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट। इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट माना जाता है, जो कि लोकल कम्युनिटीज के द्वारा इस मूवमेंट को चलाया गया। ऐसे ही एक एपिको मूवमेंट था, इट वाज इन सदर्न इंडिया ऑर्गेनाइज्ड बाय पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े ने सदर्न इंडिया में सेम चिपको मूवमेंट की तरह एक मूवमेंट चालू किया, जिसका अल्टीमेट एम था कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड रेशनल यूजेज ऑफ फॉरेस्ट्री और रेशनल यूजेज ऑफ फॉरेस्ट्री। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 1980 में JFM यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट किया, स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980 में, जिसका एम था कि लोकल लोगों के साथ, लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर किस तरीके से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसके बदले लोकल कम्युनिटीज को फॉरेस्ट से मिलने वाली जो रिसोर्सेज है वो मिल सके। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे so as to work closely with the local communities, गवर्नमेंट ने लोकल कम्युनिटीज के साथ वर्क करना स्टार्ट किया फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट और मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकल कम्युनिटी के साथ काम करना स्टार्ट किया, एंड इन रिटर्न फॉर दी सर्विसेज, उस लोकल कम्युनिटी की सर्विसेज के रिटर्न में, राइट, टू दी फॉरेस्ट the communities get benefit of various forest products। तो communities को various forest product मिले। तो यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बनाई इंडियन गवर्नमेंट ने, इसको स्टार्ट किया गया 1980 में, और 1980 में स्टार्ट करने के बाद इस कमेटी को जब स्टार्ट किया गया तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज के साथ, इसका जो अल्टीमेट एम था कि गवर्नमेंट लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करे और जिससे कि लोकल कम्युनिटीज को फॉरेस्ट से मिलने वाले रिसोर्सेज का बेनिफिट मिल सके और वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज का लोकल कम्युनिटीज इस्तेमाल कर सके, राइट। ये लोकल कम्युनिटीज के साथ जो है काम करना स्टार्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसको आप जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1980। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है, इंडिया में 1980 में ये स्टार्ट हुआ, राइट। Thus forest can be conserved in sustainable manner, जिससे कि अल्टीमेट एम क्या था कि जिससे कि फॉरेस्ट को एक सस्टेनेबल मैनर में कंजर्व किया जा सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स की हम बात करते हैं। इसके साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम करने के लिए, यानी कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉस को रोकने के लिए कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दीज इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिक UNCED, जिसको आप बोलते हैं UNCED। UNCED की फुल फॉर्म, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ UNCED। इसकी जो फुल फॉर्म है, UNCED की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखिए यहाँ पे UNCED की जो फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर इन्वायरमेंट ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, दिस UNCED, ये जो UNCED है ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, राइट। एंड ये जो यहाँ पे UNCED की जो फुल फॉर्म है ये एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। एग्जाम में ये फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। UNCED की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट।
UNCTAD अर्थ समिट हेल्ड एट रियो दे जेनेरो, ब्राजील 1992। ब्राजील में 1992 में रियो दे जेनेरो में अर्थ समिट हुआ। अर्थ समिट का पार्ट था ये UNCTAD, राइट। एस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल, इसका जो अल्टीमेट एम था कि वो प्रिंसिपल एस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इसका जो अल्टीमेट एम था टू एस्टेब्लिशेस द प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल्स को बनाना जिससे कि ग्रीन हाउस एमिशन को कंट्रोल किया जा सके। एजेंडा 21 वाज अडॉप्टेड बाय अर्थ समिट। Agenda 21, this question is very important. Agenda 21, it was adopted in Earth Summit, right? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। Agenda 21 किसका पार्ट है? UNCTAD and Agenda 21 पार्ट ऑफ अर्थ समिट, adopted by अर्थ समिट। या Agenda 21 का मतलब ये है कि ईयर 2021 से पहले ग्रीन हाउस एमिशन को कंट्रोल किया जा सके। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एजेंडा 21 यानी कि ईयर 2021 से लिया गया है ये। तो एजेंडा 21 इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ अर्थ समिट एंड दिस अर्थ समिट वाज हेल्ड इन 1992 रियो दे जेनेरो, ब्राजील में ये अर्थ समिट हुआ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद हम कुछ प्रोटोकॉल की बात करते हैं जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल। तो लिसन केयरफुली अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो दिस इज ए प्लेस इन जापान। तो जापान में दिस क्योटो प्रोटोकॉल वाज हेल्ड इन जापान इन 1997। 1997 में ये प्रोटोकॉल जो है इट वाज हेल्ड इन जापान। क्योटो प्रोटोकॉल आप बोलते हैं, राइट। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड बाय फॉलो अप कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन क्योटो जापान ड्यूरिंग 11 दिसंबर 1997 इन COP3। COP3 का मतलब क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज द पार्ट ऑफ, राइट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 3। तो वर्ल्ड लेवल पे एक COP होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो क्योटो प्रोटोकॉल इट वाज द पार्ट ऑफ COP3, राइट। ये कॉन्फ्रेंस का पार्ट था। कॉन्फ्रेंस मतलब COP 3 जिसको आप बोलते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस 3 जिसको आप क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। दिस कॉन्फ्रेंस वाज डन इन जापान, क्योटो इन जापान 11 दिसंबर 1997 को। COP3 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वाज हेल्ड इन जापान एंड क्योटो प्रोटोकॉल was the part of that conference। अब इस क्योटो प्रोटोकॉल का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट एजेंडा क्या था? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। COP 3 का जो अल्टीमेट एम था वो ये था, हैज स्पेसिफाइड द कमिटमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू मिटिगेट द क्लाइमेटिक चेंज। तो इसका जो एजेंडा था, इस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था वो ये था कि यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट नेशन से एक कमिटमेंट लेना है। ये जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, यहाँ पे जितने भी प्रोटोकॉल हेल्ड होते हैं, राइट, हेल्ड हो चुके हैं, राइट, उनका जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि डिफरेंट नेशन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ कमिटमेंट लिए जा सके, इन्वायरमेंटल लॉस को कम किया जा सके। यहाँ पे COP 3 इस कॉन्फ्रेंस का जो अल्टीमेट एम था टू मिटिगेट द क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज को कम से कम किया जाना। COP 3 इट वाज हेल्ड इन क्योटो जापान एंड इसमें डिफरेंट कंट्रीज यानी कि डिफरेंट नेशन वर द पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एंड यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में, राइट, कमिटमेंट लिया गया डिफरेंट नेशन से टू प्रोटेक्ट द environment and to mitigate the climatic change। तो इसका जो अल्टीमेट ये एम था, ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि टू मिटिगेट द क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेटिक चेंज को कम से कम करना। इसके अलावा दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्स कंट्रीज टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल का जो अल्टीमेट एम था वो ये था कि यहाँ पे
कंट्रीज से ये भी कमिटमेंट लेना है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम से कम किया जाए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से एंटायर ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर आ सकती है। तो इसका जो अल्टीमेट एम था ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकना, उसको कंट्रोल करना, इट वाज द अल्टीमेट एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो कॉप थर्ड जिसको आप बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो ये एक वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसका अल्टीमेट एम था टू मिटिगेट द क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज को कम से कम करना, क्लाइमेटिक चेंज को स्टेबल मेंटेन करना, कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना। क्लाइमेटिक चेंजेस जितने ज्यादा होंगी उतने ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहां पे क्योटो प्रोटोकॉल इट वाज द पार्ट ऑफ कॉप थर्ड एंड द एम ऑफ दिस क्योटो प्रोटोकॉल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अल्टीमेट एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल इट वाज हेल्ड 11 दिसंबर इन 1997 टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इज दैट क्लियर? तो यहां पे कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करना है, राइट? कितना एजेंडा है हमारा कि कितना कम से कम ग्रीन हाउस गैस को किया जाए, कितना जो है उसको घटा दिया जाए। इट वाज 5% एज बिफोर कमिटेड, राइट? तो यहां पे रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू ए लेवल एट लीस्ट 5% बिलो 1990 लेवल बाय द कमिटमेंट बिटवीन 2008 to 12। यानी कि 2008 से लेके 2012 तक हमें ग्रीन हाउस गैस कम करना है, और कितना कम करना है? जो ऑलरेडी कमिटमेंट था उस कमिटमेंट के हिसाब से भी उसको हम 5% नीचे ले गए, यानी कि 5% और कम होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस इमिशन एज कमिटेड इन 1990 में जो वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कंट्रोल करने की बात की, उसके लेवल को घटाने की बात की, उसके लेवल को 5% और कम करने की बात करता है क्योटो प्रोटोकॉल, राइट? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, दीज आर द इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं दोहा अमेंडमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोहा कहां है? दोहा दिस इज इन कतर। कतर एक कंट्री है, कतर में दोहा है एंड इट वाज हेल्ड इन कतर और इन दोहा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दोहा अमेंडमेंट। तो दोहा अमेंडमेंट इट वाज हेल्ड इन दोहा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कहां हुआ? दोहा। एंड वेयर इज दोहा? कतर, एंड ऑन 8 दिसंबर 2012। तो दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड इन दोहा कतर ऑन 8 दिसंबर 2012। तो ये 8 दिसंबर 2012 यानी कि दोहा जो कि कतर की कंट्री है वहां पे हुआ। इसके अकॉर्डिंग इसका जो अल्टीमेट एम था, इस अमेंडमेंट का अल्टीमेट एम क्या था? इस अमेंडमेंट का अल्टीमेट एम था कमिटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इसका भी अल्टीमेट एम यहां पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कंट्रोल करना, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकना, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, ग्रीन हाउस गैस इमिशन में कौन कौन सी गैसेस आती हैं? वाटर वेपर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वेदर चेंज होता है, नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं, फ्लड इन रिवर में बाढ़ आ सकती हैं, आइलैंड्स जो है सबमर्ज हो सकते हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस क्लास। तो इन सारे इफेक्ट्स को कम करने के लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए टाइम टू टाइम वर्ल्ड लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस होती हैं, कुछ कमिटमेंट्स मांगी जाती हैं डिफरेंट नेशन से कि इस ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कितना कम से कम रिड्यूस कर सके। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे कमिटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय एट लीस्ट 18% बिलो 1990 लेवल फ्रॉम 2013 टू 2020। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन का जो लेवल कितना कम करना था?
5% तक कम करना था बिटवीन ईयर 2008 टू 2012। तो 5% तक लेवल और ज्यादा घटाना है। लेकिन जब दोहा अमेंडमेंट हुआ 8 दिसंबर 2012 को, राइट, तो यहां पे जो एजेंडा लिया गया, यहां पे टारगेट बनाया गया ईयर 2013 से 2013 से 20 के बीच में ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, एटलीस्ट 18%, जो कि पहले से बहुत ज्यादा है। यानी कि पहले 5% ग्रीन हाउस, अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल 5% ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करना था, यहां पे 18% ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है। यानी कि यहां पे और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है। जितनी कम ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा हमारे प्लेनेट पे, जितना हम फॉसिल फ्यूल कम इस्तेमाल करेंगे, जितना जो है हम ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करेंगे, उतना ज्यादा एनवायरनमेंट हमारा हेल्दी रहेगा, उतनी ज्यादा जो है क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होंगे। क्लाइमेटिक चेंज जो है, वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो स्टेबल रहेगी, वेदर स्टेबल रहेगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो यहाँ पे कैलेमिटी जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है और यहाँ पे हमारी एग्जिस्टेंसी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इन कॉन्फ्रेंस का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है जिससे कि ओवरऑल एंटायर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। जितने भी हम अपने एनवायरनमेंट को लॉस करते हैं हमारी एक्टिविटीज की वजह से, उनको कंट्रोल किया जा सके और एनवायरनमेंट को मेंटेन रखा जा सके, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे लिए बनाया जा सके। हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट को बिल्ड करना हमारा अल्टीमेट एम हो जाता है। और इसके लिए इस तरह के कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स जो है हुए, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें 5% तक ग्रीन हाउस इमिशन को और कम करना है एज कमिटेड बिफोर इन 1990 में जो पहले कमिटमेंट हुआ था। अब की बार जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 5% कम हो गया। इसके बाद दोहा अमेंडमेंट जिसको आप बोलते हैं, इट वाज हेल्ड ऑन 8 दिसंबर 2012 एंड इसमें जो कमिटमेंट दिया, इसमें कमिटमेंट क्या किया गया कि यहां पे 5% नहीं 18%, एटलीस्ट 18% इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होना चाहिए। तभी हमारा एनवायरनमेंट जो है, हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और काफी सारी प्रॉब्लम से कंप्लीट एनवायरनमेंट लॉस को जो है कम कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो दोहा अमेंडमेंट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल दिस इज द सिटी इन कनाडा एक कंट्री है। कनाडा में मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल हुआ और इसका जो अल्टीमेट एम था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो अल्टीमेट एम था, ये जो प्रोटोकॉल हुआ, राइट, इट वाज हेल्ड फॉर डिक्रीजिंग दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओजोन डिप्लीशन वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक मेजर कॉज है, राइट। ओजोन डिप्लीशन के लिए मेजर कॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक मेजर कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन माना जाता है। ओजोन जैसे कि आपको पता है एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर को प्रोटेक्ट करना इस प्रोटोकॉल का अल्टीमेट एम हुआ। तो यहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि इसकी वजह से जो है स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये म्यूटेशन है, यानी कि म्यूटेशन इंड्यूसिंग एजेंट है, राइट, जिसकी वजह से म्यूटेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरेक्ट इससे डैमेज हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस जिसको आप कहते हैं, राइट, कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम होती है, कॉर्निया डैमेज हो जाता है, कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, राइट। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ओजोन के डिप्लीशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है आती है और वो जो है पूरी तरीके से काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अल्टीमेट पर्पस ये था कि यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन को कम किया जा सके एंड इट वाज हेल्ड इन कनाडा इन 1987। It was proposed in Canada in 1987. मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहां पे 1987 में it was proposed, aimed at protecting the stratosphere ozone. Stratosphere ozone, you know, there are two types of ozone, as I already told you, good ozone and bad ozone. तो जो bad ozone है that developed in our atmosphere, लेकिन जो good ozone है वो stratosphere में develop होती है and that form is shield, जो कि हमारे planet को protect करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो इसका ultimate aim ये था कि ओजोन से प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है, you must understand about this,
राइट, एंड इट वाज इफेक्टिव इन 1989। तो यहां पे इट वाज प्रपोज्ड इन 1987 मॉन्ट्रियल, बट इट वाज इफेक्टिव इन 1989, राइट। तो ये इफेक्टिव हुआ 1989 में। इसके बाद बात करते हैं बाली एक्शन प्लान। बाली एक्शन प्लान इट वाज इन 2007, राइट। तो बाली एक्शन प्लान क्या था? टू अपडेट और रिप्लेस क्योटो प्रोटोकॉल बाय COP13 टू द यूनाइटेड नेशंस। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि पार्ट ऑफ COP3 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड का पार्ट था क्योटो प्रोटोकॉल, उसको रिप्लेस किया गया बाली एक्शन प्लान से 2007 में। तो इसका अल्टीमेट एम था टू रिप्लेस द COP थर्ड, टू रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ COP थर्ड एंड इनटू द COP13। किसमें? COP13 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल इट वाज द पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर थर्ड, बट नाउ इट बिकम द पार्ट ऑफ, इसके बाद बाली एक्शन प्लान जो हुआ उसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो है इट बिकम द पार्ट ऑफ COP13, राइट, टू द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन में हुआ। एंड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज, और ये कॉन्फ्रेंस क्लाइमेटिक चेंज के लिए हुई, क्लाइमेटिक चेंज को कम करने के लिए। एंड नाउ द क्योटो प्रोटोकॉल बिकम द पार्ट ऑफ COP13, राइट। उस पहले किसका पार्ट था? वो COP थर्ड का पार्ट था, राइट। उसके बाद कोपहेगन एकॉर्ड, इससे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन फ्रेम राइट इन योर एग्जाम। कोपहेगन एकॉर्ड 2009 में डेवलप किया गया। कोपहेगन एकॉर्ड क्या है? कोपहेगन एकॉर्ड क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय डेलीगेट्स एट द 15th सेशन ऑफ COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी COP15 सेशन में ये एक डॉक्यूमेंट है। कोपहेगन एकॉर्ड 2009 में ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। इट वाज डेवलप्ड बाय द डेलीगेट्स ऑफ COP15। तो इट वाज डेवलप्ड बाय द डेलीगेट्स ऑफ COP15। COP15 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 15। उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस हुई COP13 के बाद 14, फिर उसके बाद COP15। तो COP15 का जो पार्ट है वो है कोपहेगन एकॉर्ड, और ये क्या है? डॉक्यूमेंट है, राइट। इट वाज डेवलप्ड बाय द COP15, इज दैट क्लियर? जिसको कोपहेगन एकॉर्ड आप बोलते हैं, राइट। इसके बाद COP21। COP21 इट वाज हेल्ड ऑन 13th नवंबर टू 12th दिसंबर। 13th नवंबर से 12th दिसंबर के बीच में COP21 हुआ, राइट, इन पेरिस। 2015 में COP21 हुआ। इट वाज हेल्ड इन 2015 इन पेरिस बिटवीन 30th नवंबर टू 12th दिसंबर। और इसका जो अल्टीमेट एम था, एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड व्हिच इज एम टू कीप ए ग्लोबल टेंपरेचर राइज दिस सेंचुरी विल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहां पे इसका जो अल्टीमेट एम था, ये एक एग्रीमेंट था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम पे रखना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेंचुरी में अगर 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा उससे बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। तो ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है, राइट, बढ़ने से रोकना है इन एवरी सेंचुरी। तो हर सेंचुरी में 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है ग्लोबल टेम्परेचर को। ये इस बात का एग्रीमेंट था जिसको आप कहते हैं COP21, एंड इट वॉज हेल्ड इन पेरिस। कहाँ हुआ ये? पेरिस में बिटवीन 30th ऑफ नवंबर टू 12th ऑफ दिसंबर। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।